हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है यानी कि 8th क्लास का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कानून और सामाजिक न्याय यानी कि लॉ एवं सोशल जस्टिस के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो हम कवर कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे कि उपभोक्ताओं के लिए, मजदूरों के लिए, उत्पादक के लिए, इनके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग कानून बनाए गए हैं। और इसके नीचे यदि हम बात करें तो कुछ कानून दिए भी गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये तालिका में दिए गए हैं कुछ कानून हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है और यह मतलब कि कानून किसके हित में है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें, थोड़ा सा एक नज़र इसमें भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि न्यूनतम मेहनताना कानून। अब ये कानून है, कानून के नाम एक तरफ दिए गए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये किसके हित में था, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो जो न्यूनतम मेहनताना कानून है, इसमें यह निश्चित किया गया कि किसी का भी मतलब मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों को जो भी लॉ जितने हैं वो सर्च करके गूगल से पता करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूनतम मेहनताना कानून। इसमें क्या है कि किसी को भी कम से कम जितनी एक राशि निर्धारित की जाएगी उतने से कम तो नहीं ही मिलनी चाहिए, राइट। और इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों आखिर, तो बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही वेतन या कि मेहनताना नहीं देते थे, ठीक है। चूँकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि मजदूरों को काम की तो ज़रूरत होती ही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग गर्ज लगा लेते हैं, ठीक है। जो मालिक होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि इनको ज़रूरत तो है, इनको नीड है, और यदि हम जिस तरीके से चाहेंगे, जितना देना चाहेंगे वो उतने में ही ये काम करेंगे, ठीक है। और वो उतना देते भी हैं। तो इसलिए इस कानून को लाने की ज़रूरत पड़ी और इस कानून का नाम आप अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। क्या है, न्यूनतम मेहनताना कानून, ठीक है। देन उसके बाद कि किसके हित में था, तो यह कानून सारे मजदूरों यानी कि खास तौर से खेत के मजदूरों, निर्माण और मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो जो फैक्ट्री में वर्कर थे, जो कि भवन निर्माण करते थे या खेत में काम करते थे, घरेलू नौकर होते थे, इन सब के हित में ये जो न्यूनतम मजदूरी का था या मेहनताना कानून था बनाया गया था, राइट। दिस यदि हम सेकंड की बात करें यहाँ पे, तो कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून। यानी कि कोई भी कार्य स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी, अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हों, ठीक है। तो एक ये भी लाया गया था। और एक नेक्स्ट की बात करें हम, तो चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ये बताने वाले कानून। यानी कि जो चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानक हैं तो वो अनुरूप होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है। और उदाहरण के लिए यदि हम बोले तो विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। तो जो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं तो वो इनमें वो इतनी तो बात रहे कि ये क्या है कि किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। एक सुरक्षा वाले होने चाहिए, उनका जो मानक है वो बेहतर होना चाहिए। देन उसके बाद कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यानी कि जो हम अभी कंज्यूमर एक्ट आया था, तो इसमें क्या बात की गई थी, यहाँ पे यही बात की गई थी कि जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। हम 7th क्लास में पढ़े भी हैं कि एडवर्टाइजमेंट आता है और एडवर्टाइजमेंट में कितना बहकाया जाता है। यानी कि वहाँ पे अब फेयर लवली का प्रचार दिखाया जा रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या दिया जा रहा है कि वहाँ पे अब ऐसा दिया जा रहा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर गोरे हो जाओगे। अब हमने इसका इस्तेमाल किया कि भैया हम 7 दिन के अंदर अंदर गोरे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, खूबसूरत दिखने लगेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि उसको लगाने के बाद गोरे होना तो दूर की बात, फेस पे पिंपल निकल आते हैं और भी हमारी जो स्किन है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट कम पड़ा और साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ गया उसका। यानी कि उसका हमको प्रभाव जो उसकी बात की जा रही थी गुणवत्ता की, कि क्वालिटी इतनी बेहतर है कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाओगे आप, बिल्कुल एकदम से स्मूथ आपका फेस हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाओगे आप। लेकिन ऐसा कुछ एग्जैक्टली हुआ नहीं, ठीक है। हुआ जस्ट उसका अपोजिट।
यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं ऑफ या फेयर लवली, हालाँकि उसका अभी नाम भी चेंज हो गया है, ठीक है? यदि आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे तो वहाँ जो फेयर लवली थी उसको क्या ग्लो एंड लवली कुछ ऐसे करके नाम उसका हो गया है, ठीक है? तो वहाँ पे उसका अब नाम भी चेंज हो गया है कि अच्छा खासा ग्लो करती है, यानी आप स्किन पे लगाते हो तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो यहाँ पे ये एक्ट अभी हाल-फिलहाल में लाया गया था और आज के लिए यही होमवर्क है कि जो ये एक कंज्यूमर एक्ट था, इसको भी यदि आपने उस दिन नहीं सॉल्व किया हो तो आज करना है, ठीक है? इसको हम हालाँकि हम भी कराए थे, आपको बेहतर तरीके से गूगल पे मिल जाएगा या कि यूट्यूब पे मिल जाएगा या कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर फ़ॉलो करते हैं तो आपकी अपनी नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप ये सारी बातें देख लेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं वो सेलिब्रिटी ही करते हैं और जब वो करते हैं क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि हमको उन पे कुछ अंधविश्वास टाइप का होता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती देख के हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ये इतने मतलब खूबसूरत हैं, यही लगा के होंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब यदि सच्चाई की बात करें तो वो ये सब चीज़ें लगाते ही नहीं हैं, ठीक है? इन चीज़ों पे वो जितना एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, ये चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। वो हम लोगों के लिए एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कि हम लोग खुश रहें, ऐश्वर्या राय जो साबुन लगाती हैं, वही साबुन हम लगाते हैं। यानी कि हम एक मतलब बात करें तो वर्ल्ड की मिस इंडिया बनने वाले होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये हालत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता और इसी के लिए ये कानून बनाया गया था। बस इतना आप समझिए और इस कानून को एक जो कंज़्यूमर एक्ट है, उसको आप लोग एक बार और सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो रिवाइज़ हो जाएगा, जिसको नहीं पता होगा उनको अच्छे तरीके से पता भी चल जाएगा। देन उसके बाद अब आता है ज़रूरी चीज़ें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून, ठीक है? तो जो हमारी मतलब बेसिकली नीड्स होती हैं यहाँ पे कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे चीनी हो गया, मिट्टी का तेल दैट मीन्स केरोसिन हो गया और अनाज हो गया, तो आदि की कीमत को नियंत्रण में रखने के वाले कानून, ठीक है? यानी कि इनका जो क्या है कि प्राइस बढ़ता रहता है। आपको पता है कि सरकारी दुकान में आपको ये मिल जाते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है? केरोसिन आपको कहीं भी कोई किराना स्टोर में नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल 100% श्योर है और ये मिलता वहीं पे है, कहाँ मिलता है? जो सरकारी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे ही मिलता है, ठीक है? तो सरकारी दुकानों का मतलब जैसे आपके इलाके में यदि आप बीपीएल धारक हो या कि एपीएल धारक हो, तो वहाँ पे आपको उस कार्ड के थ्रू ये सारा चीज़ मिलता है, ठीक है? तो इसमें जो भी इनका मतलब प्राइस है, आपको पता है कि ₹1 ₹2 किलो गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, चीनी भी मिलती है वहाँ पे। हालाँकि अब कोविड-19 की वजह से कहीं-कहीं दाल भी मिल रही थी। तो किसी प्राइवेट संस्था की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो एक गवर्नमेंट संस्था होती है, जहाँ एक कार्ड के थ्रू आपको इतने सस्ते दाम में ये चीज़ें सारी उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है? और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये जो थर्ड पॉइंट था कि किसके हित में ये कानून है, ठीक है? ये कानून है कि ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीज़ों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सरकारी दुकान की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भारी कीमत नहीं दे सकते, ठीक है? इसीलिए वो कार्ड में निर्धारित कर दिया जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 3 टाइप्स के कार्ड होते हैं। एक बीपीएल का होता है, एक एपीएल का होता है और एक बीपीएल से भी नीचे का होता है, ठीक है? एपीएल वाला हाई होता है कि इसमें थोड़ा आपको कम मिलता है। बीपीएल में ज़्यादातर लोग आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में और उसके बाद एक और कार्ड होता है जो कि और भी अति गरीबी वाला होता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको उस हिसाब से किया जाता है कि यदि आप गरीब हो, बीपीएल में आते हो तो आपको इतना, आपके घर में इतने सदस्य हैं तो आपको इतना अनाज दिया जाएगा, इतनी चीनी दी जाएगी, इतना केरोसिन दिया जाएगा। देन यदि आप बीपीएल से भी नीचे आ रहे हो तो आपको इतना दिया जाएगा, ठीक है? वो सारी उसकी यूनिट तय की जाती है कितना दिया जाएगा और ये उन्हीं लोगों के लिए जो इनकी मतलब जो हाई प्राइस होती है उसको एफर्ट नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा किया जाता है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट कानून और इसमें बात की गई कि ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं, राइट? यानी कि एक ऐसा कानून बनाया गया, लाया गया जो कि फैक्ट्रियां जो होती हैं तो हवा या पानी के प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। और हमारा नेक्स्ट ला है कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून, ठीक है? तो जो भी कार्यस्थल है,
ठीक है। अब कार्यस्थल में जो भी कारखाने हो गए या कि होटल हो गए, रेस्तरां हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखते हो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा वर्क किया करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था कि कोई भी कार्यस्थल हो, यहाँ पे सीधे मतलब कि अनेक बातों की एक बात लिख दी गई है, ठीक है। कि अब कार्यस्थल यानी कि जहाँ भी ऐसे काम होते हैं कि जैसे होटल हो गया और कारखाने हो गए, तो ज़्यादातर बच्चों को ही आप देखोगे तो वर्क कराया जाता है, ठीक है। उसके मतलब रोकने के लिए ये लाया गया था। देन उसके बाद है कि मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून हो गया। और ये क्यों लाया गया था कि यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये कानून जितने भी हैं उनको आप समझ गए होंगे, और जो ये कंज्यूमर एक्ट है उसको भी एक बार आप लोग उस पे भी नज़र डालिएगा ताकि अच्छे से बेहतर तरीके से वो आपको समझ में आ जाए, राइट। अब जो हमारा यही अभी इसका पैराग्राफ ही चल रहा है, यहाँ तक इनके कानून की बात कर लिए। अब हम आगे की बात करें यदि, तो क्या बात की गई है कि कानून सबके लिए बना दिया जाता है, और कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। ये हम कई बार बात कर चुके हैं कि कोई भी कानून बनाना बहुत आसान होता है। तो ये कानून बनाना इतना मतलब कि आपने कानून बना दिया कि चलिए हम कानून बना देते हैं, तो इतने से काम नहीं होता है। ये काफ़ी नहीं है, मोर देन सफिशिएंट नहीं है। सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि कानूनों को लागू किया जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि यदि गवर्नमेंट कोई ला रही है, ठीक है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कानून को वो बेहतर तरीके से लागू भी करवाए। कानून तो बन गया, लेकिन बहुत से ऐसे अभी हम इसी चैप्टर में यानी 9th में भी जो 9th चैप्टर था, तो सब में बात कर चुके हैं कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। लोग उतना जागरूक होते नहीं हैं, गांव के लोग तो और भी मतलब अपने ही पेट भरने में लगे रहते हैं, उनको ये सब कुछ पता ही नहीं रहता। और सरकार के द्वारा तो बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं लेकिन पता ही नहीं होता, ठीक है। हम एक एजुकेटेड पर्सन है, हमको ही नहीं पता होता है। बहुत से ऐसे इलाज हैं जो हमको खुद ही नहीं पता है, ठीक है। आप लोग सोचिएगा आपको कितने कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, यानी कि हर एक के लिए अलग अलग सेक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे यदि करके हम सर्च करते हैं तो हमको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि बच्चों से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए हैं, महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए हैं, अनुसूचित जातियों जनजातियों से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए हैं, गरीबों के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, देन जो कृषक होते हैं, फार्मर होते हैं, उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं, आप सोचिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको कितना पता था कि स्टूडेंट के लिए क्या क्या कानून है, एक जो कारखाना मालिक है उसके लिए क्या क्या एक्ट या कानून लाए गए हैं। हर एक के लिए कानून है लेकिन हम सबको पता नहीं होते हैं। तो वही बात है कि कानून बनाना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे यही बात की जा रही है कि कानून बनाना काफ़ी नहीं है, उसको आप लोगों कितने लोगों तक पहुँचा पा रहे हो, बात यहाँ पे मायने रखती है, ठीक है। कि यदि बन रहा कानून तो सही है कि लोगों तक पहुँचना चाहिए, तभी तो कोई फ़ायदा होगा उसका, अदरवाइज वो आपकी फाइल में ही दब के रह जाएगा। तो इस यही बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी कि जब कोई ला जो होता है वो ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको लागू करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो प्रत्येक मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो मजदूर को सही वेतन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा वेतन तय किया गया है, ठीक है। जो घर बनवाते हैं उनके लिए मजदूरों का वेतन फिक्स किया गया, ये कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। लेकिन यहाँ पे उनको अभी भी नहीं मिल पा रहा, कहीं पे भी आप जाके पता करिएगा, किसी को भी मतलब जिस तरीके से कानून में बात की गई है वैसा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। यदि बात की गई है कि पर मंथ आप एक वर्कर को 15,000 से कम वेतन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री वाले सिर्फ 9,000 से 10,000 तक के बीच में निपटा देते हैं। यानी कानून तो बन चुके हैं लेकिन ना तो वर्कर को पता है कि कुछ ऐसा है, वो तो उन्हीं को अन्नदाता समझ रहे हैं कि ये 9,000 से 10,000 दे रहे हैं, इतना मेरे लिए बहुत कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि उनको उनके पास तक ये बातें आ ही नहीं पाई हैं, पहुँच ही नहीं पाई हैं। और उसके बाद क्या होता है, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, यानी कि जो लॉ बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे यदि ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी ऐसा होता है कि सज़ा दी जा सकती है। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन हो, ठीक है, जो भी वर्कर्स हो वो गरीब हो या शक्तिहीन है, तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्यवाही के डर से वह कम वेतन पर ही काम करने को तैयार हो जाता है। यानी कि बिल्कुल राइट बात यहाँ पे कही गई है। जो हम सबकी मजदूरी होती है, एनसीईआरटी पढ़ना एक इसीलिए बहुत इसमें खूबसूरती होती है, एक बहुत अच्छी, कि ये बहुत ही एकदम से रीजनल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। हमको एक एक बात समझ में आ जाती है, जो हमारे दिमाग में रहता है वो इस किताब में छपा होता है। यानी कि यदि कोई गरीब मजदूर है, आप अपने से ही यदि घटना घटाएं, कोई गरीब वर्कर है, राइट। अब वो जो गरीब वर्कर है, तो यहाँ पे किसी फैक्ट्री पे आप काम करने जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि यदि चलिए हमको हमको पता भी है कि ये कानून लाया गया है। अब यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यदि हमको पता है कि हम यदि 9,000 में काम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका ठेकेदार के द्वारा हमको 9,000 रुपये दिया जा रहा है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि ये 9,000, 15,000 से 9,000 वेतन आपको मिल रहा है। तो इसमें से यदि आप ये सोच रहे हैं, एक तो आप गरीब हैं, ठीक है, आप बहुत शक्तिशाली भी नहीं कि आप बहुत पावरफुल हो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आमदनी गंवाने या बदले की कार्यवाही के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। आमदनी कमाने का मतलब कि यदि 9,000, यानी ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं सपोज कि मुझे 9,000 में नहीं करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा 15,000 दिया जा रहा है, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंपनी में अकेले वर्कर आप एक नहीं हो, ठीक है। अब यदि आपने हिम्मत ठान भी ली कि मुझे ऐसा नहीं करना, ठेकेदार का क्या है, तुम निकलो भाई, तुम अपना रिजाइन दो। वहाँ 10 आपके पीछे खड़े हैं जो कि 8,500 में ही काम करने को रेडी हैं। यानी कि जो व्यक्ति खड़े हैं आपके पीछे, बेरोजगारी इतनी है, कहीं काम मिल नहीं रहा, तो इस डर से भी लोग क्या करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। जबकि इस बंदे को पता है कि हमें 15,000 मिलना चाहिए सरकारी वेतन के हिसाब से, सरकारी कानून के हिसाब से, लेकिन ये आवाज़ नहीं उठाएगा कि यदि हम आवाज़ उठाएंगे, एक तो अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो पीछे खड़े उनको पता है कि यदि हमने भी आवाज़ उठाया, हमको भी रिजाइन देना पड़ेगा, और हमारे पीछे यदि एक निकलने को तैयार है, तो एक वैकेंसी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 20 से 25 लोग खड़े हुए हैं, जो कि आपसे 8,500 में ही काम करने को तैयार हैं। वो तो आपको 9,000 दे रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर हम तो नहीं चाहेंगे कि भाई चलो जितना दे रहा है उतना ही, घर में बैठने से अच्छा यहीं पे करें, जबकि पता है हमको कि ये कानून लाया गया। तो जिसको पता भी होता है वो भी इस डर से नहीं कर पाता। बस यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और आई होप कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए, ठीक है। जो मालिक होते हैं वो भी हमारी कमजोरी के बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि ना तो ये हम जो भी करेंगे तो ये नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जितना देंगे उतने में ही ये मानेंगे और इनको लेना पड़ेगा, और इसीलिए वो आपसे ज़्यादा वर्क लेते हैं, का पैसा कम देते हैं, और हमारी मजबूरी है कि हम करते हैं, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो घर की कंडीशन है और भी जो स्थिति हमारी है, तो उस सब कुछ देखते हुए फिर हम क्या करते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी चुपचाप उसी में लगे रहते हैं। वहाँ पे हम फिर आगे नहीं बढ़ते, जितना दे रहा, जैसा दे रहा वैसा ही करते रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों को निजी कंपनियों की, यानी कि व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है। ये जो कानून है जो बनाए जाते हैं उनको लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार क्या कर सकती है,
व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है। तो यदि गवर्नमेंट चाहे तो कोई कानून ऐसा बनाए कि यदि एक बंदा भी आवाज़ उठाता है तो वहाँ पे उसको सही न्याय मिले, ठीक है। तो कुछ काम हो सकता है, लेकिन अब वो गरीब व्यक्ति आवाज़ उठाएगा। तो अभी आपको यदि याद हो तो हम शायद 6 में या 7th में या 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि यदि कोई कानून मतलब आवाज़ उठा रहा है, ठीक है, वो इस डर से नहीं उठाता क्योंकि कानून का इतना खर्चा है कि हमको कोर्ट तक पहुंचने के लिए हमारी आवाज़ कहीं बीच में ही दबा दी जाती है, हमारी फाइल ऐसे गुम कर दी जाती है जिसका कहीं नामो निशान नहीं होता, क्योंकि वो ताकतवर पर्सन है। वो ताकतवर ऐसा नहीं है कि ताकतवर समाज में हम अपने शरीर से होते हैं, ठीक है। ताकतवर हम कई तरीके से होते हैं, इकोनॉमिकली भी होते हैं और अपना फिजिकली भी होते हैं, सोशली जो यदि हम सामाजिक बात करें उस तरीके से भी हम ताकतवर होते हैं, राजनीतिक तरीके से भी हम ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से आप देखोगे कि बहुत सा एक दुबला पतला व्यक्ति की बहुत ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे ताकतवर का मतलब एक आपकी यदि बढ़िया डोले सोले बने हैं उससे ताकतवर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कानून बना रही है, उसको लागू करवाने के लिए बेहतर तरीके से वर्क करे, कुछ उसमें ऐसे टाइट रूल रेगुलेशंस लाए कि यदि कोई एक बंदा आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को सुना जाए, उसको न्याय दिया जाए, तो कुछ हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है कि यदि एक जा रहा मैं इसको भगा दूंगा, यदि थोड़ी सी भी आनाकानी कर रहा है लात मार के पहले ही भगा दूंगा, उसके बाद 25 तो पहले से ही खड़े हैं, चाहिए तो हमको एक 25 पहले से ही खड़े हैं, ठीक है, और उससे कम वेतन में तो हम उसको रख लेंगे, उनकी तो कोई गर्ज रहती नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि इसमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से हुआ है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें एग्जाम्पल के लिए तो शोषण से मुक्त के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अब फंडामेंटल राइट्स में हमारा एक आता है 23 to 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप 23 to 24 ही है आर्टिकल, इस आर्टिकल को आप लोग रट चुके होंगे। तो इसमें क्या बात की गई है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यानी कि शोषण से मुक्ति। शोषण का मतलब क्या है कि आपका कोई यानी आप नहीं चाहते कोई काम करना, जबरदस्ती आपसे वो काम करवाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका वहाँ पे शोषण किया जा रहा है। यदि कोई छोटा बच्चा है उसको करना कुछ चाहिए, उसको पता नहीं आप उससे कुछ और करवा रहे हैं, तो यहाँ पे उस बच्चे का क्या हो रहा, शोषण किया जा रहा। यानी कि उस बच्चे की नीड, अभी जो बच्चा है उसकी नीड कुछ और है और उससे हम कुछ और करवा रहे हैं, वहाँ पे हम उस बच्चे का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हमको 6 राइट्स मिले हुए हैं उनमें से एक राइट हमारा ये भी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें आर्टिकल 23 to 24 है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि इसके अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो अधिकार लाया गया इसमें क्या बात की गई कि आप किसी को भी कम मजदूरी पे नहीं रखने के लिए बाध्य कर सकते हो, ना तो अपना बंधुआ मजदूर बना के रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये बातें आप अपनी नोट्स में अभी नोट कर लें तो बेहतर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल उसके सामने आप लिखेंगे 23 to 24, देन उसके आगे आप लिखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ही आप लोग नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि पूछा जाता है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पॉलिटी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आप लिखोगे कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। देन आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि 14 साल से, ये आप इसको पहला पॉइंट कर लीजिएगा, इसको सेकंड
पार्ट में आप लिखिएगा कि 14 ईयर से कम जो भी बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है कि सभी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा मतलब कि नहीं रखा जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार में बात की गई थी। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हमारा आता है व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं। मतलब कि ये कानून जो है सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय से हम ऐसी ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। यानी कि यहाँ पे कि जो एक व्यवहारिक रूप का मतलब है कि हमारी जो एक चल रही है लाइफ, ठीक है, जो दैनिक स्थिति हमारी चल रही है डेली की, उसमें ये कानून कैसे आता है, यानी कि कैसे सामने आता, कैसे काम करता है और सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, वो सारी बातें हम इस अध्याय में कुछ हद तक समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं, तो ये जो दिया हुआ है आपका, ये क्या दिया हुआ है, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो इसको अभी बात करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो दुर्घटना थी काफ़ी दर्दनाक दुर्घटना थी, लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद ही बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात की गई है कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है, जो एक मजदूर होता है उसकी कीमत क्या होती है, इसका सबसे पहले आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पैराग्राफ में। यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर आप भोपाल की महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। यानी कि जो एक यूनियन कार्बाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ अभी पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कि यूनियन कार्बाइड जो है वो भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोलने आई थी। यहाँ पे ये आप इसको टाइटल को याद रखिएगा, हम किसका आंसर ढूंढने जा रहे हैं, एक मजदूर की कीमत क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप भोपाल के बिना महाविनाश, यानी कि जो भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो वहाँ पे रिसाव हुआ था, उससे आज तक भी लोग ग्रसित हैं। तो ऐसा जो हुआ था, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो यूनियन कार्बाइड थी, ठीक है, जो वहाँ की कंपनी थी, वो भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोलने आई। उसके बाद क्या है कि विदेशी कंपनियों में भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। यदि कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अपना व्यवसाय करने के लिए, उसका एकमात्र कारण, यदि सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ का जो श्रम है वो काफ़ी सस्ता है। ठीक है, अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा लेती है। ठीक है, यानी कि भारत के मजदूरों से आप ज़्यादा मतलब टाइम तक काम करवा सकते हो, उनकी जो मजदूरी है वो कम दे सकते हो, और मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों के खर्चे भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत ही रेयर ऐसे होंगे जो कि रहने के लिए या कि परमानेंट किए आपको, तो हो सकता है कि फैसिलिटी दे, या कुछ और भी जो हाई क्लास के होंगे उनको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है प्रावधान है कि आपको रहने के लिए वो रूम देंगे और उसके लिए आपको खाने के लिए खाना देंगे, कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि कोई फॉरेन कंपनी यदि आती है इंडिया में व्यापार करने के लिए, कारखाना स्थापित करने के लिए, तो उसकी एक वजह यह भी है। और यदि हमसे ये क्वेश्चन कहीं भी आता है हमारे सामने, तो इस टॉपिक को आप समझे रहेंगे तो आसानी से इजीली आपके माइंड में क्लिक करेगा और आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे कि यदि कोई फॉरेन कंट्री यानी कि यदि हम बात करें तो फॉरेन कंट्री के व्यवसाय यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसका मेन कारण एक ये भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम एक कारण ये भी मेंशन कर सकते हैं, सस्ते मजदूर मिलते हैं,
उनके रहने खाने की सुविधा कम होती है, मतलब खर्चा कम करना पड़ता है और उसके बाद उनसे हम काम भी ज़्यादा टाइम तक ले सकते हैं। और यदि वही काम वो लोग विकसित कंपनी मतलब विकसित देशों में कंपेयर भी कर सकते हैं कि यदि यही कंपनी वो विकसित देशों में स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, जब उनकी लागत कम होगी, आय ज़्यादा मतलब कि यदि लगा रहे हैं वो कम होगी और उनकी आय ज़्यादा होगी तो उनको प्रॉफिट होगा और हर एक काम प्रॉफिट के लिए ही तो वो लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यानी कि लागत में कमी लाने के लिए क्या होता है, सुरक्षा उपायों की हमेशा कमी की जाती है। अब सुरक्षा उपायों की कमी कैसे की जाती है कि यदि सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें कमी आए, अब वहाँ पे आप घटिया तरीके की सीमेंट लगा दो, घटिया तरीके की गिट्टी लगा दो, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो वहाँ पे मसाला लग रहा है आप उसको घटिया कर दो, ठीक है। वो कितने दिन तक टिकेगी, एक ही आंधी आई उसमें ही गिर गई वो। यानी कि आपने बेहतर तरीके से उसको कंप्लीट करके कंपनी को दिखा दिया या किसी को भी दिखा दिया जिसका भी आप काम कर रहे हैं, ये हमने किया है, हमारा पैसा हम अपने प्रॉफिट के लिए कि हमारे लिए कुछ पैसा बच जाए और जैसे ही थोड़ी सी भी प्राकृतिक आपदा आती है वो ध्वस्त हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर रहने वाले आधे से अधिक पब्लिक क्या है कि वो भी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी लाखों करोड़ों की जान चली जाती है इसी वजह से। तो यहाँ पे कोई भी कारखाना है, वहीं पे आप क्या किए कि मतलब सस्ते तरीके से काम करने की कोशिश किए कि हम बस ऐसे ही करके निपटा देते हैं, खर्चा कम आए, काम हो जाए। और उसमें क्या होता है कि सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लोगों की वो थोड़ा कम हो जाती है। और वहाँ पे भोपाल में भी यही कंडीशन हुई थी, तभी ये गैस जो रिसाव हुआ था सिर्फ यही वजह से हुआ था। भोपाल की छोड़िए, अभी कोविड-19 के बाद जस्ट ही, हालांकि कोविड-19 चल रहा है, लेकिन जब विशाखापट्टनम में अभी एक दुर्घटना हो चुकी है, यदि आपको पता हो तो 1 से 2 महीने पहले की बात है कि वहाँ पे दुर्घटना वो कंपनी जैसे ही खोली गई थी और यही केमिकल फैक्ट्री थी, ठीक है। वहाँ पे गैस रिसाव हुआ, दुर्घटना हुई, फैक्ट्री में आग लगी। तो ये कंडीशंस होती रहती हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर वालों का अलग ही लोचा चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उसकी संख्या कम थी। यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको वही यहाँ सामने आ गया कि या तो वहाँ के जो सुरक्षा उपकरण थे वो तो सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे और जो भी थे एक तो बहुत कम थे, ऊपर से सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1980 से 1984 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 महीने कर दी गई थी। मिग कारखाने यानी कि 6 महीने से घटाकर सॉरी केवल 15 दिन है, ठीक है। तो 6 महीने से घटा के 15 महीने नहीं, बहुत हो जाएगा, यानी 15 दिन है यहाँ पे। तो 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मतलब कि जो रात की पाली के यानी कि जो नाइट ड्यूटी करते थे तो मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यानी कि जब दुर्घटना होने के बाद क्या किया गया, एक तो उनका टाइम पीरियड कम कर दिया गया और उसके बाद है कि जो नाइट वर्कर थे, नाइट ड्यूटी करने वाले, उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि हमको भोपाल यानी कि अब एक इंडिया में जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है और एक जो अमेरिका में है, उन दोनों में फ़र्क कितना है और ये सुरक्षा की दृष्टि से फ़र्क कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट ये पढ़ते हैं, पश्चिम वर्जीनिया यानी कि अमेरिका, ठीक है, में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। आपको कंपेयर करना है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है कि पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। यहाँ पे कंप्यूटरीकृत व्यवस्था मौजूद थी, चेतावनी मौजूद थी कि जैसे यदि कुछ होता है तुरंत पूरे कंपनी में ये चेतावनी फैल जाएगी, ठीक है।
यानी कि सबको सावधान कर दिया जाएगा और ये कंप्यूटर के माध्यम से था, तुरंत ही मिल जाएगी जानकारी। अब यहाँ पे क्या था कि एक मज़दूरों के लिए क्या होता था कि अंदाज़े से काम चलता था भोपाल में, ठीक है? कि मज़दूर उसमें अंदाज़ लगाए कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसी कंडीशंस अभी घटने वाली हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उनकी बात की गई है। उसके बाद पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। ये स्टेटमेंट को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से रट लीजिए। ठीक है? यदि कभी भी कुछ कहीं का भी ऐसा आता है, चाहे वो भोपाल का है, चाहे विशाखापट्टनम का है, चाहे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएँ हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर की लापरवाही की वजह से, तो हम ये जो कोर्स है उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? कि अमेरिका का कंपेयर करें तो वहाँ पे सुविधाएँ ऐसी थी और भोपाल का वहीं पे कंपेयर करते हैं हम, तो यहाँ की सुविधाएँ क्या थी कि मज़दूर अंदाज़ा लगाते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अलग-अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फ़र्क क्यों हैं? यानी कि जो अलग-अलग देश है, अलग-अलग कंट्री है, उनमें सुरक्षा मानकों के बीच इतना फ़र्क क्यों है? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवज़ा क्यों दिया जा रहा है? यानी कि एक तो इतना कम खर्च किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि यहाँ पे इनको पता है मज़दूरों की कोई वैल्यू नहीं रखते प्राइवेट सेक्टर वाले, ये सत्य बात है। क्योंकि उनको पता है कि एक गया तो 10 तैयार बैठे हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि यहाँ पे बिल्कुल इनको टेंशन नहीं होती है कि हमारे मज़दूर, हमारे वर्कर्स का क्या होगा, जबकि इनको पता है कि वर्कर्स से ही फैक्ट्री चल रही है हमारी। फिर भी कोई इनको गम नहीं होता, कोई उनकी सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। यदि करते ही तो ऐसा दुर्घटना क्यों होती? ठीक है? अब यहाँ पे उनको और यदि कुछ हो भी गया, तो क्या होता है बहुत कम ही क्या किया जाता है, वेतन उनको दिया जाता है। इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मज़दूरों का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मज़दूर जाता है और फ़ौरन उसकी जगह यानी कि क्या होता है दूसरा मिल जाता है। बस वही है कि एक गया, फ़ौरन उसकी जगह दूसरा, मतलब एक इनको 1 दिन भी नहीं लगता पूरा-पूरा ढूँढने में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने बेरोज़गार बैठे हैं कि वो सब तैयार हैं। ठीक है? या हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी-सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। जो मैंने अभी इतनी ज़्यादा राम कथा सुनाई, उसका पूरा इस ये जो यहाँ पे लिखा है उसका पूरा ओवरव्यू मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? यानी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि थोड़े से भी काम मतलब वेतन में एक खतरनाक डेंजर ज़ोन में हम जाके काम करने लगते हैं। क्योंकि हमारी वो नीड होती है, हमको चाहिए। 10 रुपए भी मिले तो ना से तो अच्छा ही है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि मज़दूरों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक क्या करते हैं, कार्यस्थल पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी में इतने लोग सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ आती रहती हैं। ठीक है? तो इसके बाद भी भोपाल में तो ठीक है, हुआ जो हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉपर ऐसा सुधार होता नहीं दिखा। वो कंडीशन अभी भी लगातार कहीं न कहीं चलती आ रही है। यदि सुधार होता तो विशाखापट्टनम में ऐसा क्यों होता? और ये विशाखापट्टनम की जो दुर्घटना है, उसको आज की आज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है? उसके बारे में आप ये देखोगे कि कौन-सी गैस रिसाव हुई थी, कब हुई थी, क्योंकि अभी जस्ट करंट की ही न्यूज़ है। इसलिए आप लोग उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा कि जो भोपाल में हुआ, वहाँ पे भी क्या कंडीशंस थी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और हालाँकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में भोपाल की जो वो भोपाल गैस कांड है, उसके बारे में अच्छे से तरह पढ़ेंगे, क्योंकि कभी-कभी स्टेट पीसीएस वगैरह में या अदर एग्ज़ाम में उनकी डेट वगैरह पूछ ली जाती है, उसकी गैस पूछ ली जाती है कि कौन-सी गैस का रिसाव हुआ था। तो विशाखापट्टनम में भी जो गैस का रिसाव हुआ था, उसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि वो कौन-सी गैस थी। और भोपाल में भी जो गैस है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है? और ये एक यदि हम बात करें तो बहुत गंभीर समस्या है। और यहाँ पे जब तक कोई समस्या सब सुनाते हैं, हम भी सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन कोई निदान नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना देती है, उसके बाद कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो इसमें कुछ नहीं होता है। और किसी दिन आपको टाइम मिले
ठीक है, संडे को, सैटरडे को, जिस भी दिन आप अपने लिए रखते हो। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है कि आप लोग अलग-अलग जितने भी कानून पारित किए गए हैं, जो मैंने अभी बताया, अलग-अलग करके छाँट के लिखना है, ठीक है? इस तरीके से आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में, समझने में, और किसी का जो भी क्वेश्चन्स आएँगे, तो उन क्वेश्चन्स का आंसर देने में भी। कि बालकों के लिए, यानी कि जो बाल अधिकार के लिए बात करें, छोटे बच्चों के लिए क्या-क्या कानून बनाए गए थे, महिलाओं के लिए क्या-क्या थे, मज़दूरों के लिए क्या-क्या थे, क्या-क्या अभी तक कानून बनाए, पूरा आपको खंगाल के लिखना है, जहाँ-जहाँ से मिले। क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है, बहाना बिल्कुल नहीं बना सकते आप कि हमको कहीं से नहीं मिल रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ढूँढना है और प्लीज़ इसको लिखना है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ हमको कभी नहीं पता चल पाएगा कोई भी चीज़ें, हम रट्टा मारते रहेंगे, कुछ भी नहीं आने वाला है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, समझ में आए, जितना भी पढ़िए इतना पढ़िए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, आज हमने जितना पढ़ा वो हमसे बिल्कुल रट जाना चाहिए। आज के 10 दिन बाद भी कोई पूछे वो बनना चाहिए। आज हमने यदि 1 चैप्टर पढ़ा, बस 1 ही चैप्टर हमसे आना चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिस दिन भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है? हालाँकि मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और आपसे भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो इसलिए यदि हमारी पर्सनली बात हो पाएगी तो बेहतर रहेगा, तो जल्दी ही आएगा। लेकिन अभी तब तक आप लोग ये सब बना के रखे रहिए, ठीक है? मुझे ये चाहिए सब कुछ, फ़ोटो जो इसकी पीडीएफ में चाहिए। और ये मैं डेली जो होमवर्क दे रही हूँ, इसीलिए दे रही हूँ, आपकी नोट्स प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? ताकि मुझे भी लगे मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ उसका आउटपुट निकल रहा है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले जो भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है? यहाँ शेयर करने से, वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं घटने वाला है। और यदि कुछ घटे तो बता भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा कुछ घट गया है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करिए, और नहीं आता तो डिसलाइक कर सकते हैं, कम से कम पता तो चले कितने लोगों ने क्या किया है। और उसके बाद जो भी चीज़ें पूछी जाती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे हैं, मैं कई बार बोलती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समाज के सेवक बनने जा रहे हो, अभी से समाज सेवक होना पड़ता है। आप वो सफ़ीन जी का जो इंटरव्यू है, थोड़ा आप उसको देखिएगा, टापस के इंटरव्यू देखना ज़रूरी होता है। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि हमारी 1 साल की टेबल पे बैठ के जर्नी नहीं है, उसके पीछे की मेहनत बहुत है। मेरी मेंटालिटी पहले से बन गई थी कि मुझे समाज सेवा करना है, और वो पहले से एनजीओ ज्वाइन कर चुके थे। मेंटालिटी हमारी पहले से ही बननी चाहिए, हम उस में ढलना चाहिए हमको। ये 1 साल की कोई मेहनत नहीं होती है, 1 साल तो हम किताबी ज्ञान लेते हैं। उनका इंटरव्यू आप देखिएगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। तो इसलिए आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज सेवा करिए, यानी कि जो बच्चे हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, उनको सजेस्ट करिए ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके, ठीक है? सो आई होप कि आप लोग मेरी बात मानेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए आप सभी।